अगर आज इसी वक्त दुनिया के एक बहुत ही अमीर इंसान और एक बेहद गरीब इंसान की सारी दौलत छीन ली जाए, मतलब उनके सारे बैंक बैलेंस पूरी तरह से जीरो कर दिए जाएं, तो क्या होगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। डेटा और इतिहास हमें साफ बताते हैं कि महज 5 साल के भीतर वो अमीर इंसान फिर से अपनी दौलत खड़ी कर लेगा बिल्कुल खड़ी कर लेगा। और वो जो गरीब इंसान है ना, वो वापस उसी गरीबी के दलदल में पहुंच जाएगा जहां वो था। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। और ना ही कोई जादुई गुरुत्वाकर्षण है जो सिर्फ पैसे पर लागू होता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, राइट। बल्कि ना ये एक बहुत ही सटीक सिस्टम है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि किसी गरीब की लॉटरी लग जाए तो बस उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, सबको यही लगता है कि एक बार पैसा आ जाए तो सब सेट है। लेकिन असलियत में होता क्या है? लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में वापस दिवालिया हो जाते हैं। ओह हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। तो पैसा उनके पास इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उन्हें वो सिस्टम समझ नहीं आता जिस पर दुनिया असल में काम कर रही है। और आज के इस डिस्कशन में हम उसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। आज मेरे सामने इस टेबल पर जो सोर्सेज रखे हैं, जिसमें कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर्स और सबसे दिलचस्प बात, लगभग 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली के लिखे गए नोट्स शामिल हैं। मैकियावेली के नोट्स बहुत पावरफुल हैं। बिल्कुल। और ये सब मिलकर ना एक ऐसे डार्क लेकिन फैसिनेटिंग सच की तरफ इशारा करते हैं जिसे इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हम सब बचपन से एक झूठ के साथ जी रहे हैं कि अमीर बनना कोई सीक्रेट कैलकुलस है जिसे सिर्फ जीनियस ही समझ सकते हैं। सही बात है। लेकिन इन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे समझ आया कि ये बहुत ही साधारण अर्थमेटिक है। हाँ, और इस अर्थमेटिक को लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि समाज ने इंसानों के दिमाग में एक ऐसा मॉरल कोड डाल दिया है, एक ऐसा नैतिक नियम जो उन्हें हमेशा सिस्टम के नीचे दबा कर रखता है। मतलब स्कूल वाले रूल्स। एक कड़वा सच लिखा था कि ये ब्रह्मांड अच्छे लोगों को इनाम नहीं देता, ये उन लोगों को इनाम देता है जो इफेक्टिव हैं, प्रभावी हैं। वाओ, इफेक्टिव है। बाजार को किसी के दुख, संघर्ष या आंसुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। तो चलिए आज इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ते हैं। हमारे सोर्सेज में जो पहला सबसे बड़ा पैटर्न उभर कर आता है, वो पैशन के आइडिया को पूरी तरह से खारिज करता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अपने पैशन को फॉलो करो, कामयाबी तो बस पीछे पीछे आ जाएगी। लेकिन ये रिसर्च कह रही है कि पैशन को भूल जाओ और दर्द का पीछा करो, मतलब समस्याओं को सुलझाओ। ये ना एक बहुत ही खतरनाक सफेद झूठ है जो लोगों को बेचा गया है। देखिए, पैशन होना बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर मामलों में पैशन सिर्फ वीकेंड पर या शौक के तौर पर अच्छा लगता है। असल दुनिया किसी के पैशन को स्पॉन्सर नहीं करती। दुनिया पैसे सिर्फ एक चीज की देती है, समस्याओं का समाधान। एग्जैक्टली। किसी इंसान का दर्द जितना बड़ा होगा और आप उसे सुलझाने में जितने सक्षम होंगे, आपका चेक उतना ही मोटा होगा। राइट। पैसा और कुछ नहीं है, बस सुलझाई गई समस्याओं का एक सर्टिफिकेट है। मैं इसे ना एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक हार्ट सर्जन है और एक सफाई कर्मचारी हैं। दोनों दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना दोनों बहाते हैं, लेकिन सर्जन की वैल्यू 100 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गंदा फर्श सिर्फ एक चिड़चिड़ाहट है, एक असुविधा है, लेकिन रुका हुआ दिल वो सीधी मौत है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर कोई इंसान एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, तो वो भी तो किसी कस्टमर की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है ना, उसका दर्द भी तो कम कर रहा है ना। हाँ, कर रहा है। फिर उसकी वैल्यू इतनी कम क्यों आकी जाती है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसे कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो हम पूरी तरह से रिप्लेसेबल हैं, मतलब हमारी जगह कोई भी ले सकता है? 100%। और यही मैकियावेली का भी तर्क था। एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसे सॉल्व करने के लिए बाजार में लाखों लोग लाइन में खड़े हैं। अच्छा, तो डिमांड और सप्लाई वाला खेल। बिल्कुल। इसलिए उसकी कीमत गिर जाती है। इंसान को ना खुद को इतना अति आवश्यक, इतना इररिप्लेसेबल बना लेना चाहिए कि सिस्टम उसके बिना चल ही ना सके। लोगों से ये उम्मीद करना कि वे आपसे प्यार करेंगे, ये एक बहुत ही अस्थिर रणनीति है। प्यार आज है, कल नहीं है। लेकिन जरूरत लोगों को बांध कर रखती है। वाह, जरूरत लोगों को बांध कर रखती है। हाँ, जब किसी के पास ऐसी चाबी हो जो किसी और के पास नहीं है, तब जाकर असली वैल्यू क्रिएट होती है। ये तो बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन यहीं से एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। मान लेते हैं कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन हार्ट सर्जन बन गई,
मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मेरे पास भी तो दिन में सिर्फ 24 घंटे ही है ना। सही पॉइंट है। मैं कितने ऑपरेशन कर लूंगी, एक पॉइंट पे आके तो मेरी कमाई रुक ही जाएगी। और यहीं ज्यादातर पढ़े लिखे लोग फंसते हैं। इसे हम गधा फिलॉसफी या डंकी ट्रैप कह सकते हैं। गधा फिलॉसफी? हाँ, समाज का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज्यादा मेहनत करने का मतलब है ज्यादा दौलत। अगर सिर्फ शारीरिक मेहनत से दौलत आती तो चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने वाला मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। हाँ, ये तो है। गधा तब तक बिना सवाल किए बोझ उठाता है जब तक कि वो थक कर गिर ना जाए। उसे लगता है कि आज उसकी इस मेहनत का कभी तो इनाम मिलेगा, लेकिन बाजार मेहनत के नहीं, इम्पैक्ट के पैसे देता है, असर के पैसे देता है। तो इसका उपाय क्या है? अगर हमें गधा नहीं बनना है तो फिर क्या बनना है? लोमड़ी बनना है। लोमड़ी? हाँ, लोमड़ी सिस्टम को समझती है। वो सिर्फ ताकत नहीं लगाती, वो लेवरेज का इस्तेमाल करती है। लेवरेज, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, लेवरेज 3 तरह के होते हैं। पहला है लेबर, यानी दूसरों से काम करवाना। आप खुद काम नहीं करते, आप लोगों को मैनेज करते हैं। ओके। दूसरा है कैपिटल, यानी पैसे से पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट करना। राइट। और तीसरा, जो आज के डिजिटल युग में सबसे शक्तिशाली है, वो है कोड या मीडिया। तो कोड या मीडिया का मतलब है कि एक बार काम करो और बार बार कमाओ। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया और फिर वो सालों तक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तब भी जब मैं सो रही हूँ। बिल्कुल। इस सिद्धांत का मूल यही है कि इंसान को अपनी इनकम को अपनी फिजिकल प्रेजेंस से, यानी अपनी शारीरिक मौजूदगी से अलग करना होगा। मतलब खुद मौजूद होना जरूरी ना हो। एग्जैक्टली। जब तक कोई इंसान खुद मशीन का पुर्जा बना रहेगा, वो दौलत नहीं बना सकता। उसे खुद वो मशीन बनानी होगी जो उसके लिए काम करे। बहुत ही ब्रिलियंट थॉट है ये। लेकिन मान लीजिए मेरे पास लेवरेज भी है और मैं वैल्यूएबल भी हूँ, तो क्या मार्केट खुद ब खुद मेरे घर आकर मुझे पैसे देकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे सोर्सेज में इमेज और परसेप्शन पर बहुत जोर दिया गया है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि इंसान को उतने पैसे कभी नहीं मिलते जितना उसमें टैलेंट होता है। एकदम सही बात पकड़ी आपने। उसे उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी उसकी वैल्यू समझी जाती है, परसीव की जाती है। राइट। इंसान ना एक हायरार्किकल क्रीचर है। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो कॉन्फिडेंस और हाई स्टेटस दिखाते हैं। मान लीजिए 2 कंसल्टेंट हैं। ठीक है। कंसल्टेंट ए एक जीनियस है, लेकिन वो हमेशा हताश दिखता है, सस्ते कपड़े पहनता है और काम के लिए डेस्परेट नजर आता है। वहीं कंसल्टेंट बी शायद औसत टैलेंट वाला हो, लेकिन उसका लुक प्रीमियम है। वो शांत है, कॉन्फिडेंट है और आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंसल्टेंट बी को ही मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं इसे प्राइस सिग्नलिंग कहती हूँ। जब कोई अपनी कीमत कम आंकता है या बहुत हताश दिखता है, तो वो अनजाने में मार्केट को ये बता रहा होता है कि वो एक सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है। और यही कारण है कि पब्लिक में कभी भी पैसों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा एक ऑरा, एक गरिमा बनाए रखनी चाहिए। नेगोशिएशन की मेज पर ना सबसे ज्यादा ताकत उस इंसान के पास होती है जो सच में उस मेज से उठकर जाने की हिम्मत रखता है। वाव! अगर सामने वाले को पता चल गया कि आपको इस डील की सख्त जरूरत है, तो आपकी हार तय है। तो मतलब अपनी वैल्यू खुद तय करनी होगी और लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन बना रहे हैं उसे कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे अपना परसेप्शन स्ट्रांग बनाना है, तो क्या मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना होगा? क्या मुझे हर जगह दिखना होगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में और ज्यादा चीजें जोड़नी होती हैं, और दोस्त, और कनेक्शंस, और काम। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। हाँ, अमीर बनने के लिए और ज्यादा नहीं बल्कि कम चीजें चाहिए। सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकता है। एलिमिनेशन। इसे हम कमजोर कड़ियों को काटना कहते हैं। मुझे ना वो बात याद आ रही है कि गरीबी एक वायरस की तरह होती है। ये उन लोगों के जरिए फैलती है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं या जिनके अंदर विक्टिम मेंटालिटी होती है। हाँ, जो हमेशा खुद को पीड़ित मानते हैं। बिल्कुल। अगर कोई अपने आसपास ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहा है जो हमेशा अर्थव्यवस्था को कोसते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं, तो वो इंसान खुद भी धीरे धीरे उसी मानसिकता का शिकार हो जाएगा। संगति का असर। बिल्कुल। आपको अपने आसपास का माहौल रूथलेसली फिल्टर करना पड़ता है। नहीं, डिजिटल शोर भी तो एक बहुत बड़ा वायरस है ना?
अरे सबसे बड़ा वायरस तो वही है आज के टाइम में। जो इंसान अपना कीमती समय और ध्यान सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहा है, वो असल में अपना सबसे कीमती रिसोर्स किसी और प्लेटफॉर्म को मुफ्त में दे रहा है। कोई और उसके समय से अमीर बन रहा है। सही कहा। ध्यान यानी आपका अटेंशन आज के दौर की सबसे बड़ी करेंसी है। हर बार जब कोई बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो अपना समय नीलाम कर रहा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन चेक किए 4 घंटे लगातार फोकस करना ही नया आईक्यू है? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज की इस डोपामीन एडिक्टेड दुनिया में जो इंसान एक कुर्सी पर बैठकर किसी एक काम पर घंटों फोकस कर सकता है, उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है। बिल्कुल, एक सुपर पावर है ये। बाकी सब कुछ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, चाहे वो कुछ दोस्त हों, आदतें हों या मोबाइल ऐप्स हों, उन्हें बेरहमी से काट देना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या डाउट है? अगर मैं अपने आसपास के लोगों को कट ऑफ करने लगूं, हर डिस्ट्रैक्शन को बेरहमी से हटा दूं और नेगोशिएशन में उठकर जाने की बात करूं, तो क्या लोग मुझे एरोगेंट या बुरा इंसान नहीं कहेंगे? कहने दीजिए। क्योंकि बचपन से जो कहानियां हमने देखी हैं, उनमें हमेशा अमीर इंसान को विलन और गरीब को महान दिखाया जाता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी तो हमें नाइस और एक अच्छा टीम प्लेयर बनने को कहा जाता है। और ये भी सिस्टम का ही एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत से लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि वो मेहनत कम करते हैं। तो फिर वे इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। ओह, बिजनेस या असल दुनिया कोई डिज्नी की फिल्म नहीं है। ये सीमित संसाधनों के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक सीधी प्रतियोगिता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान किसी सैलरी नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा पोलाइट या विनम्र हो जाता है, संकोच करता है, तो वो असल में अपना ही पैसा उन कंपनियों को दान कर रहा होता है जिन्हें उसकी कोई परवाह तक नहीं है। सटीक शब्दों में आपने इसे समझाया है। मैकियावेली का एक बहुत ही डार्क लेकिन सच्चा लेसन था कि हमेशा अच्छा बने रहना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव बनना ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव बनना। जब कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसे मांगता है तो उसे गिल्ट या अपराध बोध महसूस नहीं होना चाहिए। ये कोई एहसान नहीं है, ये वैल्यू का एक्सचेंज है। राइट। लोगों का आपको पसंद करना या आपको अच्छा इंसान मानना इतना जरूरी नहीं है। आपकी सीमाओं, आपकी बाउंड्रीज और आपकी काबिलियत की इज्जत करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये जो नाइस गाय होते हैं ना, ये अक्सर रेस में सबसे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की जरूरतों को हमेशा अपने से ऊपर रख देते हैं। ठीक है, मान लिया मैं अपनी वैल्यू समझ गई, मैंने फोकस करना सीख लिया और मैंने अच्छे पैसे कमा भी लिए, तो क्या मैं अब अमीर हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे कमाना एक अलग खेल है और उसे बचाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पैसा आपसे वापस ले ले। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिस्टम पैसा वापस कैसे लेता है? बहुत आसान है, इन्फ्लेशन, टैक्स और कंज्यूमरिज्म के जरिए। यानी महंगाई और उपभोक्तावाद। हाँ, हर विज्ञापन इंसान की किसी न किसी इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है। वो चीख कर कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो, इसे खरीद लो। हाँ, हर तरफ बस यही चल रहा है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पैसा कमाते हैं और उसे तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खर्च कर देते हैं। नई कार, नया फोन। मैंने ना कहीं एक बहुत ही शानदार एनालॉजी सुनी थी इस बारे में। क्या थी वो? अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख कमाता है और महीने के अंत तक पूरा 1 लाख खर्च कर देता है, तो वो इंसान असल में अमीर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ एक बहुत ही महंगा पाइप है जिसके एक सिरे से पैसा अंदर आया और दूसरे सिरे से बाहर निकल गया। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में चुपचाप पड़ा रहता है, इन्फ्लेशन उसे खा जाता है। तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग कभी भी अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी लेबर से लग्जरीज नहीं खरीदते। अच्छा। वो कर्ज का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए करते हैं और एसेट्स खरीदते हैं। उनका गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी लेबर से एसेट्स बनाओ, ऐसी संपत्तियां जो खुद पैसा कमाएं, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स। एग्जैक्टली। और फिर उन एसेट से जो इनकम हो उससे अपनी लग्जरीज खरीदो। अगर आपकी कार की ईएमआई कोई रेंटल प्रॉपर्टी भर रही है तो इंसान आजाद है, वरना वो उस कार का गुलाम है। बिल्कुल। और इसी में स्टेल्थ वेल्थ या छुपी हुई दौलत का कॉन्सेप्ट आता है, दिखावे से बचना। जो पंछी जंगल में सबसे ज्यादा शोर मचाता है, अक्सर वो सबसे ज्यादा डरावा होता है। वो बस साबित करना चाहता है कि वो वहां है। सही कहा। लेकिन असली बाज बिल्कुल शांति से उड़ान भरता है। शोर मचाने वाली दौलत अक्सर कर्ज में डूबी होती है, असली ताकत शांत होती है। बिल्कुल। अपनी दौलत को बचाना और उसे खामोशी से बढ़ते देना एक कला है। अपनी किलेबंदी हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। लेकिन
एसेट्स बनाने के लिए या इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए समय चाहिए, और हम सब तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है? और यहीं से वक्त को हथियार बनाने का कॉन्सेप्ट आता है। हुँ? गरीब और अमीर मानसिकता के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। क्या फर्क है? गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं और अमीर लोग टाइम खरीदते हैं। मतलब अगर कोई इंसान 100 रुपए बचाने के लिए किसी लाइन में 2 घंटे से खड़ा है, तो क्या वो अपनी जिंदगी के उन 2 घंटों की कीमत सिर्फ कुछ चिल्लर के बराबर नहीं लगा रहा? ये एक बहुत ही गहरी बात है। हर इंसान को अपने समय का एक इफेक्टिव आवरली रेट तय करना चाहिए। मतलब 1 घंटे की कीमत? हाँ, अगर किसी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए है और वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसे वो 100 रुपए देकर किसी और से करवा सकता है, तो वो पैसे बचा नहीं रहा है, वो असल में अपना भारी नुकसान कर रहा है। मैं समझ गई। आउटसोर्स, ऑटोमेट और एलिमिनेट। एग्जैक्टली। जो काम कोई और कर सकता है उसे आउटसोर्स कर दो, जो काम मशीन कर सकती है उसे ऑटोमेट कर दो, राइट। और जो काम जरूरी ही नहीं है उसे जिंदगी से ही एलिमिनेट कर दो, हटा दो। और इसमें ग्रेसफुली नो बोलना, यानी सम्मान के साथ ना कहना सीखना भी शामिल है ना? बिल्कुल शामिल है। आपका समय जितना रेयर या दुर्लभ होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। हर मीटिंग में जाना, हर इंसान को अपना समय देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फेयर गेम है, बस हमें रूल समझने की जरूरत है। और यही आपका अगला भ्रम है। दुनिया फेयर नहीं है। फेयर नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि हमेशा ईमानदारी से और फेयर खेलो, लेकिन असलियत की दुनिया ये कहती है कि खेल में उतरना है तो जीतने के लिए उतरो। इसे असिमेट्री या अनफेयर एडवांटेज कहते हैं। थोड़ा और डिकोड करें इसे। हमारे सोर्सेज में एक टर्म बार बार आया है, स्पाइकी बनाम वेल राउंडेड। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वेल राउंडेड बनना सिखाता है। हर सब्जेक्ट में बी ग्रेड ले आओ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लो। हाँ, ऑलराउंडर बनो। ऐसे लोग बहुत अच्छे कर्मचारी बनते हैं, लेकिन जो लोग इतिहास रचते हैं वो स्पाइकी होते हैं। स्पाइकी मतलब किसी एक चीज में नुकीले? हाँ, वो किसी एक चीज में लीथल या खतरनाक हद तक माहिर होते हैं। वो बाकी 99 चीजों में फेल हो सकते हैं, लेकिन अपनी उस एक चीज में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वाओ! मतलब अपनी उस इकलौती ताकत को पहचानो और उसे मार्केट के सबसे कमजोर हिस्से पर पूरी ताकत से वार करने के लिए इस्तेमाल करो। मुकाबला मत करो, डोमिनेट करो। बिल्कुल, डोमिनेट करो। ये आपका कोई खास ज्ञान हो सकता है, आपके कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई काम करने की इच्छा जो बाकी लोग करने से डरते हो। एकदम सही। अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढिए और उसका पूरा फायदा उठाइए। ये सब सुनकर ना दिमाग के जाले तो साफ हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटेड और रूथलेस भी लग रहा है। क्या इसमें कोई इमोशन, कोई उम्मीद की किरण नहीं है? और यही इन सारे सोर्सेस का आखिरी और सबसे ब्रूटल सच है, उम्मीद का अंत। उम्मीद का अंत? ये तो बहुत डार्क लग रहा है। ये सुनने में डार्क लगता है, लेकिन असल में ये बहुत लिबरेटिंग है। आपको आजाद करता है। उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब कोई लक, किस्मत, कोई सरकार या कोई दूर का रिश्तेदार हमें बचाने नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला। जब इंसान इस सच को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो उसकी झूठी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और असली योजना शुरू होती है। अपनी भावनाओं, डर, अपराध बोध और उम्मीदों को एक तरफ रख के सिर्फ एक्शंस के एक सीक्वेंस पर फोकस करना पड़ता है। जीतने के लिए इंसान को एक आउटलायर बनना पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसे भीड़ की तालियों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो अकेलेपन में, ठंड में कंफर्टेबल है, जो दुनिया को वैसी ही देखता है जैसी वो सच में है, न कि वैसी जैसी उसे किसी आदर्श किताब में होनी चाहिए। इस पूरी चर्चा को और इन सभी सोर्सेस को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो मुझे एक बात बहुत गहराई से महसूस हो रही है। ये जो दौलत और आज़ादी का रास्ता है ना, ये बहुत बोरिंग है। और ये बहुत अकेलापन लाता है। बिल्कुल लाता है, क्योंकि जब इंसान इस मैट्रिक्स के, इस सिस्टम के धागों को एक बार देख लेता है, तो वो वापस जाकर एक कठपुतली नहीं बन सकता। राइट। वो चाहकर भी उस पुराने अंधेरे सुकून में नहीं लौट सकता। उसे अपने पुराने दोस्तों की वो आम बातें अजीब लगने लगेंगी, वो छोटी छोटी शिकायतें बेमानी लगने लगेंगी, और जीवन में मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे का जीवन बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। दौलत अपने साथ आज़ादी तो लाती है, लेकिन वो आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा अकेलापन भी लाती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम सबको खुद से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। एक ऐसा विचार जो शायद हमें रातों को सोने ना दे। क्या हम उस अकेलेपन और उस क्रूर सच्चाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो दौलत अपने साथ लाती है, या फिर
हम जीवन भर गरीब लेकिन सबकी समझ में आने वाला इंसान बने रहना पसंद करेंगे। चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।